जय हिंद दोस्तों। दिन रविवार, तारीख 13 अप्रैल साल 1919, समय शाम 4 बजे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की राबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों सालों से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। 6 अप्रैल 1919 भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिकार दिए गए थे, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। हम कह सकते हैं कि बिना किसी अपील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी कर लिए और कड़ी सजाएं सुना दी गई। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थीं। करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 की गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और कुचलने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। अंग्रेजों के अत्याचारों की दास्तां। आंदोलन के 2 नेताओं सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर कालापानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंक, सरकारी भवनें, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हो गई। इसके विरुद्ध में ब्रिटिश सिपाहियों ने भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चलाते रहे, जिसमें 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हो गई। अगले 2 दिन में अमृतसर तो शांति रहा, परंतु हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहीं पर पहुंच गए। जब नेता बाग में पड़ी रोडियों के डेरों पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। तब उन सब के हाथों में भरी हुई राइफल थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाना या बाहर निकलने के लिए एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। बाग में लगी पट्टिकाओं पर लिखा था 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं भी ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के मुताबिक 484 शहीदों की सूची मिली, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची मिली। ब्रिटिश राज्य के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकारते हैं, जिसमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनधिकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन वालिया के अनुसार कम से कम 2300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 2500 से भी अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 2800 से भी अधिक थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर यदि कोई एक घटना की बात करे तो सबसे बड़ी घटना यही थी, जो एक जघन्य हत्याकांड के रूप में मानी जाती है। माना जाता है कि यही घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। सन 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। सन 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटिंग बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वहां उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोप भी ले गया था, जो कि उस रास्ते सक्रिय होने की वजह से वह अंदर ना ले जा सका। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल डायर को पदोन्नत कर कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट ना देने का भी निर्णय किया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटिश वापस भेज दिया गया। साथ ही 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला अवश्य लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कॉक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा भी करी। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष तक की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।